जय मुनेगा जी, आज के इस शो में आपके सवाल हमारे जवाब में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम ये शो हर हफ्ते मंगलवार को करेंगे ठीक 8:30 बजे। साथियों, आज हमारा पहला सवाल आया है राहुल साक्य जी का। बीजेपी सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करना चाहती? बीजेपी सरकार ओबीसी की जनगणना नहीं कर रही है और केवल बीजेपी सरकार ही नहीं, देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और लगातार कई सरकारें आई और कई सरकारें आने के बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हुई। अगर हम लोग इस जनगणना के इतिहास के बारे में देखें तो गुलाम भारत में अंग्रेज हर जाति की गिनती करते थे, जाति के आधार पर गिनती करते थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और देश आजाद होने के बाद जब पहली जनगणना का समय आया 1951 में, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी की जनगणना को रोकने का काम किया, जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पंडित नेहरू ने ओबीसी की जनगणना रोकने का काम क्यों किया? क्योंकि पंडित नेहरू ब्राह्मण थे और जो अंग्रेजों के समय में जनगणना का आंकड़ा है उसके हिसाब से ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। तो 3.5% लोग देश में जो 52% ओबीसी है 1931 की जनगणना के अनुसार, उस 52% ओबीसी का इस्तेमाल हिंदू के नाम पर कर रहे हैं और 52% ओबीसी का समर्थन 3.5% के ब्राह्मण ओबीसी के नाम पर ले रहे हैं। तो जो 52% ओबीसी का समर्थन हिंदू के नाम पर 3.5% ब्राह्मणों को मिल रहा है और जिसकी वजह से ब्राह्मण गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने और बनाने में सक्षम हुए हैं, तो अगर ये जाति आधारित जनगणना होती है तो इससे जो 52% ओबीसी है उसके अंदर चेतना पैदा होगी कि 3.5 ज्यादा होता है या 52 ज्यादा होता है। तो उसको पता चलेगा कि 52 ज्यादा होता है और हमारी संख्या 52 है, तो 52 वाला 3.5% के पीछे क्यों चले, इस पर जरूर ओबीसी समाज के लोग विचार करते। तो इसलिए 1951 में नेहरू जी ने रोका, 1961 में नेहरू जी ने रोका, 1971 में जब जनगणना का समय आया तो इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, 91 में नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, उन्होंने रोका, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जो ब्राह्मण थे उन्होंने रोका, और 2011 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन फैसले लेने का अधिकार जनगणना के संदर्भ में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया और प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने गिनती को रोका। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए और इस बात का बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि एक ओबीसी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। मगर मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हो गए तो चेहरा मोदी जी का है मगर फैसले आरएसएस चलाने वाले ब्राह्मण पीछे से कर रहे हैं। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए मोदी जी को चेहरा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो फैसले करने का अधिकार है वो आज भी आरएसएस के ब्राह्मणों के पास में है। इसलिए आरएसएस के ब्राह्मण ओबीसी की गिनती को रोकना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ओबीसी को उनका हक अधिकार मिले, क्योंकि अगर ओबीसी की गिनती होगी और ओबीसी का उनका हक अधिकार मिलेगा तो देश में जो ब्राह्मणों ने अनियंत्रित तरीके से कब्जा किया हुआ है वो कब्जा हट जाएगा, क्योंकि ओबीसी के हिस्से पर ही ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने आज की तारीख में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना को रोक कर रखा हुआ है, वो नहीं होने देना चाहते हैं। जिसकी किसी भी साथियों का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दे सकते हैं। दूसरा ये कि क्या ईवीएम नागरिकता से संबंधित अधिकारों को कम करती है? ईवीएम की वजह से बहुत सारी समस्याएं देश में पैदा हो रही हैं और नागरिकों को जो तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं
वो तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार ईवीएम की वजह से प्रभावित किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ईवीएम की वजह से देश के नागरिक जिनको चुनाव जिताना चाहते हैं उनको जिता नहीं सकते, और जिनको चुनाव हराना चाहते हैं उनको हरा नहीं सकते। जब इसमें ईवीएम का रोल है तो ईवीएम अपने आप तो काम नहीं करती। ईवीएम को जिसके नियंत्रण में ईवीएम है वो लोग उससे हराने और जिताने का काम करते हैं। तो लोकतंत्र में जो लोग शासक चुनते थे, लोकतंत्र में लोग जो अपने जनप्रतिनिधि चुनते थे, जो आम जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती थी, अब वो जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार आम जनता से हटकर जो लोग ईवीएम को नियंत्रित करते हैं, जो लोग ईवीएम को संचालित करते हैं, उनके पास में हो जाने की वजह से नागरिकों के तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ में लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं देश में पैदा हो गई हैं कि जो आम लोगों की समस्याएं हैं उसके समाधान की तरफ सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे कि अभी मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई तो विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि देश में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, तो ईवीएम की वजह से अगर देश के नागरिक हमसे नाराज भी होते हैं तो हम ईवीएम का उपयोग करके चुनाव जीत सकते हैं। तो इससे देश में चाहे ओबीसी की जनगणना का मामला हो या किसानों के साथ अन्याय अत्याचार का, उनकी एमएसपी गारंटी का मामला हो, या एससी एसटी ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार का मामला हो, या रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट ना करने का मामला जो पूरे देश भर में चल रहा है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो समस्याएं ईवीएम की वजह से ज्यादा प्रभावी हो गई। क्योंकि जो लोग चुनाव जीत कर जा रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। मूल निवासी रामराज पटेल पूछ रहे हैं, क्या बिहार की जातिगत जनगणना में रोक हटाने के बाद ओबीसी को बिहार में 52% हिस्सेदारी मिलेंगी? देखिए, ओबीसी को जो 52% हिस्सेदारी का मामला है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को लिखा हुआ है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब ये जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मामला है तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को तय किया कि यह पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, तो संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया गया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दिया गया। तो ओबीसी की जितनी संख्या थी ओबीसी को भी उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। मगर 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो ये जो 52% को 27 क्यों दिया गया, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा रेखा तय कर दिया कि 50% से ओवर रिजर्वेशन लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी पिछले दिनों जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का मामला आया तो 50% की सीमा रेखा को क्रॉस करते हुए 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पर जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनको देने का काम किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता भी दे दिया, तो जो 50% की सीमा रेखा का मामला था उसका तो उल्लंघन हो गया, उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। जब उसका कोई मतलब नहीं रहा तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक तो ओबीसी 52% है, तो ओबीसी को 52% रिजर्वेशन तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए। उसमें जनगणना का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मंडल कमीशन ने पहले ही कहा 52% है, उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया क्योंकि वो 31 की कास्ट सेंसस के अनुसार मंडल कमीशन ने निकाला है। तो उसके आधार पर ओबीसी को मिलना चाहिए था, मगर उसको देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये जो बिहार में जनगणना का मामला है, बिहार में सरकार कई बार कह चुकी है कि हम जनगणना नहीं कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जनगणना करने का अधिकार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को सर्वे करने का अधिकार है। तो बिहार सरकार सर्वे कर रही है, उस सर्वे के आधार पर बिहार सरकार के पास में बहुत सारी नीतियां बनाने का अधिकार है, तो भविष्य में वो लोग बना सकते हैं। लेकिन जो जाति आधारित जनगणना का इशू है, ओबीसी की जनगणना का इशू है,
वो सेंट्रल का इशू है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरे विपक्ष को मिलकर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए कि देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंसस एक्ट है उसमें संशोधन करके जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना करे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से सेंसस एक्ट में संशोधन करके आम जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी और ओबीसी की जनगणना होगी तो इससे ओबीसी को देश भर में बेनिफिट होगा। हरिओम सोलंकी पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर द्वारा बीजेपी में जाने के बाद जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा राजभर को एससी शामिल करने का मामला आया है, क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है? देखिए क्या है कि ओम प्रकाश राजभर जी दिन रात बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते थे। अब वो बीजेपी में चले गए, जो बीजेपी के खिलाफ दिन रात बोलते थे अब वो बीजेपी में चले गए। अब उनको अपने समाज को, अपनी जाति को कोई ना कोई बात तो बतानी पड़ेगी कि हम बीजेपी में क्यों गए। तो ये बताने वाली बात है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि किसी जाति को वो एससी में शामिल करे या एसटी में शामिल करे। ये कोई अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर वो एससी में जाते हैं तो उनको कितना प्रतिशत? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो एससी एसटी में जाने का मामला है, ये मामला इसके पहले भी कई बार प्रयोग में आ चुका है। जब चुनाव आता है तब इस प्रकार के मुद्दे वोट लेने की दृष्टि से लॉलीपॉप देने के तौर पर दिखाए जाते हैं और बाद में इसका कुछ होता नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो लोग एससी में जाना चाहते हैं, जो लोग एसटी में जाना चाहते हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर ये जो गवर्नमेंट चल रही है सेंटर की, ये गवर्नमेंट रिजर्वेशन ही खत्म करने पर लगी हुई है। रिजर्वेशन कहाँ है? गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है उसको लगातार बेचा जा रहा है, उसको लगातार खत्म किया जा रहा है। तो अगर उसको लगातार बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो रिजर्वेशन को तो जीरो किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन से। जब रिजर्वेशन ही जीरो हो जा रहा है प्राइवेटाइजेशन से, तो किसी जाति को एससी या एसटी की श्रेणी में जाने से लाभ कैसे होगा? तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि जो गवर्नमेंट की संपत्तियां हैं उसको बचाया जाए, ताकि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनको बचाया जाए। और इस सरकार के रहते तो बचाया नहीं जा सकता। और राजभर जी उसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो सारी सरकारी सेक्टर को, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को खत्म करना चाहती है, उसको बेच रही है। तो ये इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये एक चुनावी मुद्दे के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब रही परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज तो संख्या के अनुपात में होना चाहिए। मगर संख्या कहाँ से पता चलेगी? वो तो कास्ट सेंसस से पता चलेगी। तो कास्ट सेंसस सरकार करवाने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए इस बात को तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को समझने की जरूरत है कि लेने देने का मामला नहीं है, ये इस्तेमाल करने का मामला चल रहा है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है।